तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी। कल की कहानी के बाद बहुत सारे मेल आप लोगों ने भेजे, मैंने पढ़े, बड़े इमोशनल। हर एक को अफसोस, मैंने कल कहानी से पहले ही कहा था कि ये ऐसी चीज़ें कई बार झकझोर देती हैं। तो मैं कुछ नोट करके भी लाया हूँ आपकी अलग अलग राय। एक अपनी क्राइम तक के फैमिली के मेंबर ने तो ये कहा कि इस कहानी को सुनने के बाद वो अपनी वाइफ के साथ सुन रहे थे और वो गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी कहानियाँ क्यों सुनाते हैं। तो रिपोर्टर हैं या कसाई, तो इसलिए अब वो कहानी नहीं सुनेंगे। हर एक की अपनी वो होती है, तो आपको फैसला करने का, क्या करना है क्या नहीं है, क्या सुनना है क्या देखना है। मुझे सिर्फ इतना लगा कि ऐसी चीज़ों को हम सिर्फ छुपाएं, शेयर ना करें, आपस में एक दूसरे से बात ना करें। चूँकि बात क्राइम तक फैमिली की है और मैं इसको फैमिली ही मानता हूँ, तो शायद बेईमानी होगी। तो जो अच्छी चीज़ें हैं वो तो पता होनी चाहिए, जो हमारे आसपास बुरी चीज़ें हो रही हैं उसको भी जानना चाहिए। इसलिए जानना चाहिए ताकि हमें फिर अच्छाई और बुराई के बीच में फ़र्क करने का मतलब एक तरह से उसकी तमीज़ हो और हम ऐसे लोगों के बारे में जान सकें, खुद अपने जैसे इंसानों के बारे में समझ सकें कि क्या क्या इस दुनिया में होता है और कैसे कैसे लोग हैं इंसान के भेष में। तो मेरी बस यही कोशिश होती है। वरना मुझे खुद इस तरह की कहानियाँ या बुरी चीज़ें या जिससे आप बेचैन से हो जाते हैं, अजीब सा आपको लगता है, बड़ा बुरा लगता है सुनाने में। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं जब खुद आप परेशान हो जाते हैं। आप तो सिर्फ सुनते हैं, मुझे इस ऐसी कहानियों के लिए, सुनाने के लिए घंटों इस पे काम भी करना पड़ता है, अलग अलग रिसर्च करना पड़ता है, फैक्ट्स चेक करने पड़ते हैं। तो मैं और उसमें गहराई में जाता हूँ तो सोचे कि आप, मैं सिर्फ बात आधा घंटा या 40 मिनट 35 मिनट की कहानी की नहीं है, इसके लिए कई घंटे डूबना पड़ता है। तो उन कई घंटों तक एक तरह से मैं उन चीज़ों से लड़ता हूँ, लेकिन काम यही है मेरा, क्राइम रिपोर्टिंग। और क्राइम रिपोर्टिंग अच्छी चीज़ें तो हो नहीं सकती, तो बुरी बुरी चीज़ें ही होती हैं और वही आप लोगों तक कोशिश करता हूँ इसलिए पहुँचाने की, सुनाने की, ताकि ऐसी चीज़ों से भी हम लोग सबक ले सकें, संभल सकें और अपने आसपास के लोगों को जान सकें। आज की कहानी थोड़ी सी प्रेरणा देने वाली भी और थोड़ी सी ये भी कि विश्वास और अंधविश्वास के बीच की डोर क्या होती है। पुलिस, आर्मी, इस तरह के फोर्सेस में अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं है। जो कुछ है रूल बुक के हिसाब से है, कानून के हिसाब से है, सब कुछ कागज़ पर है। लेकिन कई बार विश्वास की डोर इतनी मजबूत हो जाती है कि आपको ना चाहते हुए भी अंधविश्वास के रास्ते पे चलना पड़ता है। अब ये विश्वास की बात है, अंधविश्वास की ये कहानी का हिस्सा नहीं है। कहानी एक सच्चाई के ऊपर है और ये सच है। और आप में से बहुत सारे लोग शायद उस जगह जा चुके हैं, जो नहीं गए हैं कभी मौका मिले, अगर आप सिक्किम की तरफ जाते हैं तो ज़रूर जाइएगा और ये सच आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। क्या कोई सोच सकता है कि एक इंडियन आर्मी, भारतीय फौज में एक सिपाही जो भर्ती होता है, बॉर्डर पे जाता है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ युद्ध में भी उसने अहम रोल प्ले किया, अपना फ़र्ज़ किया, और बदकिस्मती से एक हादसे में उसकी मौत हो जाती है। सिर्फ भारतीय सेना को 2 साल वो अपनी सेवा दे पाए और मौत के बाद बहुत सारी फिर ऐसी चीज़ें होती हैं कि लगभग अब 52 साल हो गए, 52 ईयर्स। आज भी कहते हैं कि वो सिपाही बॉर्डर पर ड्यूटी दे रहा है और भारतीय सीमा की रक्षा कर रहा है। चलिए, ये बात ये हो सकती कि कहने की बात है, मैंने कह दी, आपने सुन ली। फैक्ट्स के ऊपर आते हैं। एक सिपाही जिसकी मौत 52 साल पहले हो गई, उसके बाद भी आर्मी में जिस तरीके से जब रिटायरमेंट होती है, आप नौकरी से बाहर होते हैं अपनी सेवा देने के बाद, तो मरने के बाद भी वो भारतीय सेना का हिस्सा बन रहता है। हर महीने वक्त पे उसे सैलरी दी जाती है। साल में जो छुट्टी मिलती है बाकी फौजियों को वो भी मिलती है और उसे, उस पूरे जो फौजियों की एक टुकड़ी है, उसका हमेशा एक पार्ट माना जाता है और ये फैक्ट है। चलिए इसको भी साइड करते हैं। भारत और चीन के बीच बॉर्डर पे हमेशा रिश्ते ख़राब रहते हैं। डोकलाम की आपको कहानी सुनाई, इसी डोकलाम से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है ये, जहाँ पे भारत और चीन के बीच आज भी और इससे पहले भी
जब भी कोई मीटिंग होती है, पिछले 52 सालों की बात कर रहा हूँ मैं, लास्ट 52 ईयर्स, तो इंडिया और चीन के बीच इस जगह पे, इस सिक्किम के पास भारत और चीन बॉर्डर पे जब कोई मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में जितने भी फौजी या अफसर शामिल होते हैं उन सब के अलावा एक अलग से कुर्सी रखी जाती है, और ये कुर्सी उसी सिपाही के लिए रखी जाती है जो 52 साल पहले जिसकी मौत हो चुकी है। तो अब ये बताइए कि बात सिर्फ भारत की नहीं बल्कि एक दूसरे देश चीन की भी है। हमारे इस विश्वास या अंधविश्वास में हम न पड़ें, चीन को क्या लेना देना है, लेकिन चीन भी इस चीज़ को मानता है और बाकायदा वो एक कुर्सी रखता है उस सिपाही के लिए। कहानी शहीद बाबा हरभजन सिंह की है। इनका एक मंदिर है, बहुत सारे लोगों की आस्था है, सैकड़ों हज़ारों लोग जाते हैं वहाँ पे। और इस मंदिर की एक खासियत है, कहते हैं कि बाबा हरभजन सिंह के मंदिर में पानी जो है वो बड़ा चमत्कारिक रूप से काम करता है। जो भी वहाँ जाए और वो पानी लेकर जाता है, और कहते हैं कि उस पानी को आप 21 दिन तक अपने पास रख सकते हैं और पी सकते हैं, और उस पानी को उस मंदिर से लेकर आने के बाद अगर आप पीते हैं तो आपके घर में कोई बीमार नहीं पड़ेगा। ये मान्यता है उस मंदिर की, और इसीलिए लोग ज़्यादातर वहाँ पानी लेकर जाते हैं और फिर घर पानी लेकर वापस लौटते हैं। अब सवाल है, एक सिपाही एक बाबा कैसे बन गया? एक सिपाही, उसके नाम पे मंदिर कैसे? और एक सिपाही जिसको तमाम चीज़ें किनारे रखकर भारतीय फ़ौज भी ये मानती है कि वो ड्यूटी पर है, और ये मानती है कि 52 सालों से वो सरहद की निगरानी कर रहा है। इतना ही नहीं, ये भी माना जाता है कि चीन जब भी कोई साजिश बुनता है उस बॉर्डर के आसपास, तो बाबा हरभजन सिंह सबसे पहले बता देते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है, आप अलर्ट हो जाइए। यहाँ तक कि कहानी ये भी है कि जब 62 में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग, वो चीन के बीच जंग हुई, तो उसमें बाबा हरभजन सिंह ने 3 दिन पहले कहा था कि रिटेलिएट करो और ये करो वरना ये हमला होने वाला, लेकिन किसी सीनियर अफसर ने सुनी नहीं, और उसके बाद अंजाम ये हुआ कि चीन से वहाँ पे हमें मुंह की खानी पड़ी। लेकिन जो गवाह विटनेस हैं उस वक्त के, वो सब ये कहते हैं कि बाबा हरभजन सिंह ने पहले से ही 3 दिन पहले से चेतावनी दे दी थी। तो यही सारी चीज़ें हैं। लेकिन ऐसा क्यों? एक आम सिपाही एक बाबा का दर्जा कैसे, उस एक आम सिपाही उसके नाम पे मंदिर कैसे? ये पूरी कहानी आपके सामने है। बाबा चूँकि बाद में बने, तो पहले हरभजन सिंह का जन्म तब पाकिस्तान में हुआ था। बंटवारे के बाद इनका परिवार पंजाब आ गया। पंजाब में ही स्कूलिंग में पढ़ाई हुई, डीएवी स्कूल से पढ़ाई की, और इसके बाद 30 अगस्त 1946 को जन्म हुआ था चूँकि हरभजन सिंह का। पढ़ाई के बाद 20 साल की उम्र में ही भारतीय सेना को ज्वाइन कर लिया। 9 फरवरी 1966 को हरभजन सिंह इंडियन आर्मी को ज्वाइन करते हैं, और पंजाब रेजिमेंट में एक सिपाही के तौर पर इनकी बहाली होती है, मोस्ट जूनियर पोस्ट पे। इसके बाद उस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी उसमें कई चीज़ों में अच्छा काम किया, कई अलग अलग जगह पे पोस्टिंग हुई। 1968 में 23वें पंजाब रेजिमेंट में पोस्टिंग के बाद हरभजन सिंह को ईस्ट सिक्किम भेज दिया गया, और वहाँ पे चूँकि चीन के साथ थोड़े हमारे रिश्ते ठीक ठाक नहीं चल रहे थे, 62 की जंग हो चुकी थी, तब वो वहीं पे तैनात थे, और सिक्किम के नाथुला के आसपास तैनाती थी, पोस्टिंग थी। 4 अक्टूबर 1968, मतलब भारतीय सेना को ज्वाइन करने के 2 साल के बाद 4 अक्टूबर 1968 को कुछ खच्चरों, यानी जो बहुत सारे लोग घोड़े भी कहते हैं और अलग चीज़ें हैं, वो उस पर बहुत सारे सेना के रसद और दूसरे सामान लेकर हरभजन सिंह अपने बाकी साथियों की तरफ बढ़ रहे थे। और ये जगह थी उस वक्त एग्जैक्ट नाथुला के पास, तुकुला से डोंगचोई की तरफ जा रहे थे 4 अक्टूबर 1968 को, तुकुला से डोंगचोई की तरफ, और खच्चरों पे सामान लदे हुए थे सब। लेकिन तभी रास्ते में एक गहरी खाई थी, और खाई के नीचे नदी, बर्फ़ भी था,
तो फिसलने की वजह से हरभजन सिंह नीचे खाई में जा गिरे और खाई में गिरने के बाद पानी का बहाव बहुत तेज था, वो उस पानी के साथ बह गए। ये घटना थी 4 अक्टूबर 1968, 4 अक्टूबर। तय वक्त पर अब हरभजन सिंह अपने यूनिट में पहुंचते नहीं हैं। खोज खबर होती है, ढूंढा जाता है, फिर ये होता है कि हरभजन सिंह गायब हो गए। अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन फिर भी खोजबीन जारी थी क्योंकि भारतीय फौज का एक जवान गायब था। तो इसलिए तलाश जारी रही। पहला दिन कुछ नहीं फ़ायदा हुआ, दूसरे दिन भी कुछ नहीं, तीसरे दिन भी कुछ नहीं। 3 दिन तक तलाश होती रही और हरभजन सिंह की कोई खबर नहीं मिली। 3 दिन के बाद एक सुबह हरभजन सिंह के एक साथी इसी 23वें पंजाब रेजिमेंट के साथ में जो काम करता था, उसका नाम था प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह सुबह उठता है और अपने सीनियर के पास जाता है और कहता है कि रात हरभजन सिंह सपने में आए थे और उन्होंने कहा कि उनके साथ ऐसे हादसा हो गया, उनके पैर फिसल गए और वो खाई में गिर गए और नीचे नदी थी, फिर वो पानी में गए, पानी का बहाव तेज़ था और इस वक्त वो जहाँ पे वो गिरे थे उससे करीब 2 किलोमीटर दूर उनकी लाश पड़ी हुई है। हरभजन सिंह और प्रीतम सिंह एक साथ फौज में थे, एक ही यूनिट में थे, दोस्ती थी। तो सीनियर लोगों ने पहले मजाक उड़ाया, भारतीय सेना के जो थे अफसर, कि ये क्या बकवास है। 3 दिन से उधर तलाश हो रही थी, हरभजन सिंह मिल नहीं रहे थे। अब एक साथी आके कह रहा है कि वो इस तरह से हादसा हो गया और 2 किलोमीटर दूर इस जगह पे नदी के किनारे उनकी लाश पड़ी हुई है, क्योंकि वो पानी में बहकर लाश चली गई थी। तो वो सब मानते नहीं हैं, लेकिन प्रीतम सिंह बार बार फोर्स करके कहता है कि मेरे सपने में आकर उन्होंने ऐसा कहा है कि तुम वहाँ आओ, मेरी लाश मिलेगी। तो कुछ लोगों ने तो मजाक उड़ाया, लेकिन फिर कुछ लोगों ने कहा कि ये ठीक है, यहाँ से कोई ज़्यादा दूरी भी नहीं है, एक बार चल के देख लेते हैं, प्रीतम सिंह का सच और झूठ भी पता चल जाएगा। ठीक है, सपना भी हो सकता है, कई बार आदमी होता है जिसको आप ज़्यादा जानते हो, मानते हो, आपके करीब रहता है, उसके बारे में आप सपने में भी वो आता है। तो तय हुआ कि ठीक है, प्रीतम सिंह की बात मानकर चलते हैं उस जगह। इसके बाद एक टुकड़ी, एक 23वें रेजिमेंट के लोग उस जगह पे पहुंचते हैं जहां प्रीतम सिंह ने सपना देखने की बात की थी और बताया था। वहां जाने के बाद सारे लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि प्रीतम सिंह ने जिस तरीके से बताया था, ठीक उसी जगह 2 किलोमीटर दूर हरभजन सिंह की लाश पड़ी हुई थी। अब जब ये चीज़ पता चली और धीरे धीरे ये बात फैली, तो हर एक को फिर यकीन होने लगा। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। इसके बाद प्रीतम सिंह के फिर सपने में आते हैं और हरभजन सिंह ये कहते हैं कि मेरी समाधि बना दो, और कहाँ पे बनाना है ये भी वो बताते हैं। अब चूंकि प्रीतम सिंह के कहने पे पार्थिव शरीर मिली और उसके बाद अब प्रीतम सिंह फिर कह रहा, दूसरा सपना आया और उसमें वो कह रहे हैं कि उनकी समाधि बनाई जाए। तो इस बार किसी ने मजाक नहीं उड़ाया और सब ने कहा कि ठीक है, वैसे भी अपना एक जवान है, इस तरीके से 22 साल की उम्र में ही मौत हो गई थी हरभजन सिंह की। तो एक हुआ कि चलो उनकी एक समाधि बना दी जाए। तो एक बंकर था जो भारतीय सेना का, उसी बंकर में उनकी समाधि बना दी गई हरभजन सिंह की। और समाधि बनने के बाद अब ये जब बातें फैलने लगी तो धीरे धीरे लोगों की आस्था भी बढ़ने लगी। इस दौरान में अभी तक लेकिन बाबा का पूरा दर्जा नहीं मिला था। समाधि बनने के बाद कई ऐसी इंसिडेंट हुए जिसके बाद लोगों की आस्था हरभजन सिंह की तरफ बढ़ती गई। कुछ फौजी अचानक कहते कि वो सपने में और उन्होंने कहा कि इस इलाके में चीनी घुसपैठ कर सकते हैं, तुम वहाँ जाओ, गश्त करो। और वो पहुँचे तो वाकई देखा कि चीनी जो सेना है वो उस तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है। फिर देख कर कि इधर भी भारतीय सेना वो पलट गई। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें सपनों में आकर और वो बताते रहे, और ख़ासतौर पर उस बॉर्डर को लेकर। तो ये बात 1, 2, 3 कई इस रेजिमेंट के लोगों तक जब आने शुरू हो गई कि ऐसा ऐसा कह रहे हैं हरभजन सिंह, और वो चीज़ें जो वो कहते हैं वो सच साबित होती है कि वहाँ पे ऐसा हो गया, वहाँ उसने टेंट गाड़ लिया, चीनी सेना वहाँ पहुँचते तो देखते कि टेंट है। तो इस तरह की बातें धीरे धीरे बढ़ने लगी और हरभजन सिंह के प्रति लोगों की आस्था बढ़ने लगी। और साथ में अब ये बात भी आने लगी कि बेशक हरभजन सिंह की मौत हो चुकी है, लेकिन वो अब भी ड्यूटी दे रहे हैं सरहद पर, और न सिर्फ ड्यूटी दे रहे हैं बल्कि अपनी सरहद की निगरानी और रक्षा के लिए लगातार आगाह कर रहे हैं कि दुश्मन यहाँ पे है,
तुम वहाँ जाओ, और जब जब ऐसा होता और वो बात सही निकलती। तो इसका मतलब है कि मौत के बाद भी हरभजन सिंह अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, अपना फ़र्ज़ निभा रहे थे बॉर्डर पर, एक फ़ौजी अफसर के तौर पर, एक फ़ौजी जवान के तौर पर। तो जब ये चीज़ें हुई तो अब आस्था बढ़नी शुरू हो गई। अब धीरे धीरे हरभजन सिंह का नाम बाबा हरभजन सिंह पड़ गया। इस बीच में जब ये सारी बातें हुई और वहाँ पे जो अफसर थे उन्होंने भी देखा कि कई ऐसी चीज़ें बताई जिसकी वजह से दुश्मन को ऐन वक्त पे रोका गया, तो लगा कि ये शख्स तो मरने के बाद भी अपनी ड्यूटी निभा रहा है। तो फिर ये हुआ कि नहीं, हरभजन सिंह को मरने के बाद भी ड्यूटी से नहीं हटाया जाएगा, वो उसी तरह से माना जाएगा कि ड्यूटी कर रहे हैं जैसे जिंदा रहते हुए कर रहे थे। और यहीं से फिर शुरू हुआ कि उनको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, उनकी ड्यूटी चलती रहेगी और उनकी सैलरी जाती रहेगी। 1982 में धीरे धीरे जब ये सारी चीज़ें बढ़ने लगी, तब उस बंकर से निकाल कर जहाँ उनकी समाधि बनाई गई थी उससे करीब 9 किलोमीटर दूर फिर एक बड़ा मंदिर बनता है और इस मंदिर का नाम रखा जाता है बाबा हरभजन सिंह मंदिर। और इस मंदिर में ही फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे लोगों की आस्था बढ़ती जाती है। ख़ासतौर पे जो मैंने शुरू में आपको पानी की बात बताई कि यहाँ पानी चढ़ाने के बाद उस पानी को आप ले जाते हैं, किस दिन तक रखते हैं, उसको पीने से कोई बीमार नहीं पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जब लोगों तक पहुँचनी शुरू हुई तो वहाँ पे तांता लगना शुरू हो गया और अब वहाँ पे श्रद्धालु जो है वो आने लगे। नाथुला के ख़ासतौर पे आसपास मौत के कई साल बाद तक बाबा हरभजन सिंह अब अपने ही टीम के सपने में आकर अलग अलग साथियों के, और वो खुफिया जानकारी देते रहे जिसके ऊपर अगले दिन अमल किया जाता तो पता चलता है कि ये सारी बातें सही हैं। और इसीलिए वहाँ पे तैनात लोगों की सिफारिश पे ये तय हुआ कि बाबा हरभजन सिंह को सेवा से निकाला नहीं जाएगा मौत के बाद, बल्कि वो सेवा में बरकरार रहेंगे। जिस तरीके से हर महीने सैलरी मिलती है सभी जवानों को, बाबा हरभजन सिंह की भी सैलरी मिल रही है। और तो और जैसे तरक्की मिलती है फिक्स आर्मी में जो उनके अपने नियम और शर्तों के साथ, वो तरक्की भी मिलनी शुरू हुई। धीरे धीरे वक्त गुजरा, सिपाही हरभजन सिंह तरक्की पाते पाते कैप्टन हरभजन सिंह बन गए। बाकायदा उनको कैप्टन बनाया गया। इतना ही नहीं, उनके जो मंदिर बनाया गया उस मंदिर में उनके सिर्फ जो उनके अपनी इस्तेमाल के जो सामान हुआ करते थे, जूते, वर्दी, ये सब वहाँ पे रखे जाते थे उसी एक कमरे में। ख़ास ड्यूटी होती थी लोगों की कि डेली उनके बूट को साफ़ किया जाए, पॉलिश किया जाए, उनके वर्दी को प्रेस किया जाए और उसको वैसा रखा जाए। कहते हैं ऐसा एक ने नहीं, दर्जनों लोगों की गवाहियाँ हैं कि उन्होंने बाबा हरभजन सिंह के बूट को पॉलिश करके रखा, वर्दी को प्रेस करके रखा, और सुबह जब वो कमरे में सब कुछ साफ सुथरा करके रख देते थे, शाम को जब वो आते थे जो भी बाकी सिपाही और ये उनके कमरे में, तो वो देखते थे कि बूट पे कीचड़ लगा हुआ है, बूट गंदा हो चुका है, वर्दी के अस्त्री खराब हो चुका है, बिस्तर पे सिलवटें पड़ी हुई हैं। और ये एक नहीं, न मालूम कितने लोगों की गवाहियाँ, जितने लोग बूट पॉलिश करते थे ये उन सब की भी गवाहियाँ हैं कि वो बूट साफ करके रखते थे लेकिन बूट पे कीचड़ लगता था, ऐसा लगता था कि वो पहन कर कोई निकला है। कपड़े उसी तरीके से अस्त व्यस्त होते थे, बिस्तर पे सिलवट होती थी। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे लोगों को पता चली और इसके बाद बाबा के जो श्रद्धालु हैं वो भी बढ़ते गए। यहाँ तक कि कई चीन के जो सेना के लोग तैनात थे इस नाथुला बॉर्डर के आसपास, उनमें से भी कई के सपने में बाबा हरभजन सिंह आए और उन्होंने इस बात का जिक्र किया भारतीय फौज के साथ। और यही वजह है कि जब भी कोई मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में एक खाली कुर्सी रखी जाती है बाबा हरभजन सिंह के लिए, बाकी दोनों तरफ के जवान अफसर बैठते हों और एक पे वो छोड़कर इसमें होता है कि बाबा हरभजन सिंह आएंगे और उस पर बैठेंगे। और ये परंपरा हमेशा और आज भी है। अब यहाँ तक ठीक है। अब यह है कि अगर बाबा नौकरी पे भी हैं, तरक्की भी मिलती जा रही, कैप्टन बन गए, तो जब सारे सेना की नियम और शर्तें और जो एक नौकरी के लिए ज़रूरी चीज़ें वो सारी उनके साथ हो रही है, तो फिर यह था कि बाबा को छुट्टी भी मिलनी चाहिए। तो साल में 2 महीने की छुट्टी जवानों और अफसरों को मिलती है आमतौर पर, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है। तो 15 सितंबर से 15 नवंबर तक बाबा हरभजन सिंह को ये छुट्टी दी जाती थी 2 महीने के लिए।
और इस छुट्टी में ऐसे नहीं कि आपको छुट्टी दे दी और कुछ नहीं, इस छुट्टी के बारे में आगे आप सुनेंगे तो फिर आपको लगेगा कि छुट्टी भी कैसे दी जाती थी। कि 15 सितंबर से 15 नवंबर बाबा आप यहाँ नहीं रहेंगे, बॉर्डर पे नहीं रहेंगे, और वो अपने घर जाएंगे। घर कहाँ जाएंगे? पंजाब जाएंगे। पंजाब में जालंधर के पास उनका एक गांव है, वहाँ रहते हैं। 2017 तक, सिर्फ ये लास्ट 3 साल छोड़ दीजिए, इसकी भी कहानी है। 68 के बाद से 2017 तक हर 15 सितंबर से 15 नवंबर तक बाबा हरभजन सिंह को सेना से छुट्टी दी जाती। छुट्टी देने से पहले बाकायदा, चूंकि जो नाथुला बॉर्डर है सिक्किम में, उसके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है न्यू जलपाईगुड़ी। ये मैंने आपको पहले भी एक कहानी में बताया था, और ट्रेनें वहीं से चलती हैं। तो न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन चलती है, डिब्रूगढ़ अमृतसर एक्सप्रेस। तो बाकायदा 15 सितंबर से 15 नवंबर तक की जो 2 महीने की छुट्टी होती, वहाँ पे तैनात भारतीय सेना के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो इस डिब्रूगढ़ अमृतसर एक्सप्रेस से एक रिजर्वेशन बुक कराते हैं बाबा हरभजन सिंह के नाम पर। ये टिकट बुक होती हर साल, और इसके बाद 3 जवान वहाँ पे जो पोस्टेड हैं, वो उस ट्रेन में बाबा हरभजन सिंह के साथ सफ़र करते हैं। बाबा हरभजन सिंह की जो पूरे साल की सैलरी थी, ये इसी 2 महीने की छुट्टी में वो सारे पैसे इकट्ठे करके रखे जाते हैं। वो पैसे, जो बाकी उनका सामान, बूट, वर्दी, ये सब बक्से में रखा जाता। उसके बाद 3 जवान भारतीय सेना के वो सामान को लेकर चलते, और ये ऐसा मान के चलते कि उनके साथ बाबा हरभजन सिंह भी चल रहे हैं। बाकायदा ये लोग न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पहुंचते। रिजर्वेशन कराया जाता भारतीय रेल में। रिजर्वेशन भी किसके नाम पे? बाबा हरभजन सिंह के ही नाम पर। और उसके बाद वो खाली बर्थ होता, लेकिन उस बर्थ पे सवाल ही नहीं है कि कोई और पैसेंजर या कोई और बैठ सके। 2017 तक ये परंपरा चली। इसके बाद एक बार ट्रेन जालंधर उतरी, वहाँ से ये लोग उतरते बाबा हरभजन सिंह के सारे सामान लेकर, और उनके गांव पहुँचते। गांव जाने के बाद जब तक उनकी माँ थी, वो सारी तनख्वाह जो 1 साल की जमा होती, वो उनके माँ को दिए जाते, बाद में परिवार के दूसरे लोगों को, और वो सारा सामान उनके घर पे रखा जाता। उसके बाद वो तीनों जवान लौट जाते। बाबा की छुट्टी का जब आखिरी दिन होता, उससे पहले का रिटर्न टिकट भी हो चुका होता था, रिजर्वेशन। फिर उसी ट्रेन से, जालंधर से, बाबा हरभजन सिंह दोबारा बैठते। उसके बाद न्यू जलपाईगुड़ी उतरते। फिर 3 सिपाही साथ होता, उनके जो ट्रंक हैं, उनके जो बूट वर्दी के साथ, वो सारी चीज़ें फिर वापस आती घर से, और फिर वापस इस मंदिर में लाकर रख दिया जाता। 2017 तक ये सिलसिला चलता रहा। 2017 में कुछ लोग कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना अंधविश्वास फैला रही है, एक खाली बर्थ पे और एक जो इंसान नहीं है उनका रिजर्वेशन करा के इस तरह से छुट्टी पे भेजना, तो बहुत सारी चीज़ें हुई, जिस पे फिर कोर्ट ने रोक लगाया। तो उसके बाद सेना ने भी इस छुट्टी पे बाबा को घर भेजने और लाने की जो रस्म थी, वो रोक दी। तो अब ये नहीं होता। और वैसे भी बाबा फिर रिटायर भी हो गए, चूँकि सेना में भी उम्र होती है, लेकिन कैप्टन के बाद तो सेना से वक्त पे, मतलब अगर वो जिंदा होते हरभजन सिंह, तो जिस तरीके से और जब रिटायर होना होता उसी हिसाब से सेना से रिटायर किया गया। लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी 2006 में शायद रिटायरमेंट हुई। आज 14 साल और बीत गए, लेकिन कहते हैं कि आज भी अपनी मौत के 52 साल के बाद भी बाबा हरभजन सिंह बाकायदा सरहद पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। और न सिर्फ ड्यूटी दे रहे हैं, बल्कि वो बताते हैं कि कब कहाँ क्या हो रहा है। और इसीलिए जो भी वहाँ पे पोस्टेड होता है भारतीय सेना का, जिसको भी वहाँ पे पोस्टिंग मिलती है, जब वो जाता है तो वो बाबा हरभजन सिंह के मंदिर एक बार पहले दर्शन करने के लिए ज़रूर जाता है, और उसके बाद ही वो अपना कामकाज संभालता है। चीनी सैनिकों में भी बाबा हरभजन सिंह को लेकर इतनी ही आस्था है, और अब तो श्रद्धालुओं की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो कभी आपको, और ये वो जगह है जहाँ पे डोकलाम भी इससे नज़दीक है, तो कभी मौका मिले और आप सिक्किम जाएं। आप सिक्किम के पास ये जो है करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर है ये मंदिर। और ये जो गैंगटॉक है
वहाँ पे एक जलेपला है दर्रा, तो जलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा इसके बीच में ही बना हुआ है ये बाबा हरभजन सिंह का मंदिर 13,000 फीट की ऊंचाई में। तो कभी मौका मिले और उधर जाएं तो आप ज़रूर जाइए, क्योंकि कहते हैं कि आज भी यहाँ एक ऐसा भारतीय फौज का कैप्टन है जो इस दुनिया में नहीं है लेकिन फिर भी अपने देश अपने सरहद की रखवाली कर रहा है। तो ये थी कहानी शहीद बाबा हरभजन सिंह की। कुछ लोगों के अब मैं मेल लाया हूँ। ब्रिजेश उपाध्याय जी भी मैंने इसलिए देखी, इन्होंने कहा कि सर आप कहानी सुनाते वक्त बार बार घड़ी मत देखा करें, डिस्टर्बेंस होता है, शायद टीचर हैं। और मैं आपकी बात से सहमत हूँ ब्रिजेश जी कि एक चीज़ जब आप कर रहे हो तो काम पे ही आपका पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए। लेकिन मैं कहानी सुना रहा हूँ और बस कितना मिनट हो गया, कितना सुना दिया, ये देखने के लिए कभी घड़ी नहीं देखता हूँ। वो गलती से क्या होता है कि फ़ोन आने लगता है तो वो फ़ोन घड़ी में आ जाता है, तो इसलिए उसको काटने के लिए देखना पड़ता है। या फिर किसी सोर्स का फ़ोन है, कोई बड़ी खबर आ गई क्राइम की, तो वो भी इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए मजबूरी में देखता हूँ, वरना मेरा पूरा फोकस आप लोगों पे होता है। कुमार महाजन है, इन्होंने कहा था कि शायद कल की कहानी सुनने के बाद कि अब ये कहानी नहीं सुनेंगे। तो कुमार महाजन साहब, मैंने शुरू में इस बात को कहा था, हर इंसान को अपना खुद डिसीजन लेना चाहिए। दीपाली भाटखांडे हैं और ये भी कल की कहानी सुनकर थोड़ी सी अपसेट थी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो है कैसा कर सकते हैं, और इन्होंने एक अच्छा तरीका बताया कि इंसान को अपने गुस्से पे या इस तरीके की चीज़ें से दूर रहने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए, उससे बहुत फ़ायदा होता है। मैं भी दीपाली जी आपसे सहमत हूँ। मयंक चौधरी हैं, सचिन शर्मा हैं, ज्योति पटेल हैं, और ज्योति पटेल जी ने बहुत ही इमोशनल मेल लिखा है, कनाडा में रहती हैं। इनके भाई के साथ एक हादसा हो गया था और मुझे अच्छा लगा, इन्होंने मुझे शम्स भाई भी पुकारा। तो हमेशा अच्छी रहें आप ज्योति पटेल जी, और मैं जब भी आऊँगा कभी मौका मिला इंशाल्लाह तो ज़रूर आपसे मिलूँगा। इसके अलावा मनहंतेश हैं, ये अंकित शर्मा आईबी अफसर जो थे दिल्ली दंगे में मारे गए, उसकी कहानी सुनना चाहते हैं तो सुनाता हूँ मैं किसी दिन आपको। संध्या चौहान है, ये तेलंगाना और की एक कहानी है, और दलाई लामा, इसकी कहानी सुनना चाहते हैं तो जल्दी सुनाता हूँ संध्या जी। पप्पू झा हैं, ये निर्मला पंत रेप केस नेपाल की है, वो कहानी सुनना चाहते हैं। रोहित अरोड़ा है, ये देवीलाल के वक्त एक बाई इलेक्शन और उसमें बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी, वो कहानी सुनना चाहते हैं। दिनेश जाटव है, इसके अलावा अथर्व श्रीवास्तव हैं, और ये हैदराबाद से हैं। फैमिली के साथ कल की कहानी सुनकर ये भी रो पड़े। तो मयंक बुराथोकी हैं, और ये भी हाथी की कहानी सुनकर अपसेट थे। राम सचिन यादव हैं, अंकित मनुरकर हैं, और ये सुखा खैमा की स्टोरी सुनना चाहते हैं। पता नहीं मैंने सुनाई है कि नहीं सुनाई है, अच्छा नहीं सुनाई। सौरभ पांडे हैं, इनका भी कहना है कि एक हाथी की मौत पे तो हम लोग सब बातें करते हैं, लेकिन इस देश में बाकी जानवरों पे भी कितना जुल्म होता है। मुझे कई बार ऐसा लगता है वाकई बेजुबान जानवरों के ऊपर जो जुल्म ढाए वो अपने आप को इंसान कहलाने लायक नहीं है। इनका कहना था सड़क पे बहुत सारे ऐसे बेचारे जो कुत्ते होते हैं, गाड़ियों के नीचे आके मर जाते हैं, बहुत सारे लोग उनको मारते हैं। इसी तरीके से बाकी जानवर हैं, गाय भैंस, इनको लेके भी जो इंसानी नज़रिया है, तो मुझे वाकई लगता है कि जितना इंसान को जीने का हक है और जिस तरीके से जीने का हक है उसी तरीके से जानवरों को है। और मेरा मानना है जो इंसान जानवर से प्यार करे वो अपने आप इंसान से ज़्यादा प्यार करने लगेगा। तो मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूँ सौरभ पांडे जी। शांतनु पनी हैं, और इसके अलावा सुचिस्मिता पांडा, ये भी इस कल की कहानी से बड़े वो थे। गौरव विनोर हैं, बहुत दिन से कह रहे थे ये बाबा हरभजन सिंह की कहानी, तो गौरव साहब आपकी शिकायत दूर हो गई होगी। और साथ में एक नीलेश गोविंद राव जी थे, वो भी कह रहे थे। AR सदरे हैं, इन्होंने भी हाथी की कहानी इनको भी बेचैन कर गई। इसके अलावा आज हमारी क्राइम तक फैमिली मेंबर में रितेश गोविंद राव हैं, इनका बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे रितेश जी। साथ में प्रतीक रोडे हैं, इनका भी बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे प्रतीक। और योजाना परिवुर है, शायद अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ, ये ऋषि राज की माँ है, मम्मी है, तो इनका जन्मदिन है। तो योजाना जी आपको प्रणाम और हैप्पी बर्थडे, हमेशा आप अच्छी रहें, ऊपर वाला लंबी उम्र दे। तो अभी मुझे दीपक बता रहा था कल वारदात थी शायद चाइना और अमेरिका के ऊपर, जो आजकल तनातनी चल रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वॉर होगी या जंग होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो टेंशन रहता ही है। तो कंवलजीत सिंह
अमन दीमान, कमलजीत सिंह और अमन दीमान, इन दोनों ने कल, और भी इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने कल की इस वारदात के लिए तारीफ़ की थी, तो थैंक यू वेरी मच। मेरी पूरी टीम को मैं बताऊंगा, और इसी तरीके से आप लोग हौसला बढ़ाते रहें। जो दिल में हो ज़रूर लिखा करें, बोल लिया करें, क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं कि अच्छी अच्छी बातें ही सुने, जहाँ कमियाँ हैं वो ज़रूर बतानी चाहिए। जैसे ख़ासतौर पर मैं कुमार महाजन का फिर जिक्र करूँगा। लेकिन ये है कि हम शुतुरमुर्ग की तरह ख़तरों से अपने आप को बचाने के लिए आंखें बंद कर लें, वो हल नहीं है। हमें आंखें खुली रखनी चाहिए, आसपास क्या हो रहा देखना चाहिए, समझना चाहिए और उससे संभलना चाहिए, यही कोशिश होनी चाहिए। तो आज कहानी में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, हालांकि कल सैटरडे है, कहानी रिकॉर्डेड होगी। तो अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।